नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। अब अहम खबर सामने आ रही है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई, जहां पर बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पाकिस्तान को नुकसान की जानकारी अब दी जाएगी। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पाकिस्तान को हुए नुकसान की जानकारी दी जाएगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। डॉग फाइट के दौरान पाक के फाइटर जेट को मार गिराया गया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी वायुसेना को बहुत ही भारी नुकसान हुआ है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराए। डॉग फाइट के दौरान बड़ा नुकसान हुआ है, जेट गिराए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना की बड़ी कार्रवाई रही है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने युद्ध की नई तकनीकी वास्तविकताओं पर महत्वपूर्ण विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि जब हथियार सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्यों को सटीक निशाने पर ला सकते हैं, तो पारंपरिक युद्ध क्षेत्र की अवधारणाएं जैसे सामने पीछे और पार्श्व अप्रासंगिक हो जाती है। यह स्थिति युद्ध के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल देती है। उन्होंने इसे थिएटर का अगला हिस्सा बताया, जो एकीकृत होकर एक नया रूप ले लेता है। इस नई वास्तविकता के तहत हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपनी निगरानी की सीमाओं को पिछली पीढ़ियों की कल्पना से कई आगे बढ़ाएं। ये तकनीकी उन्नति सुरक्षा और रणनीति के क्षेत्र में नई चुनौतियां और अवसर लाने के लिए आई हैं। एयर मार्शल दीक्षित की ये बात ये दर्शाती है कि आधुनिक युद्ध अब पारंपरिक सीमाओं से परे जाकर के अधिक जटिल और बहुआयामी हो चुका है, जिसके लिए अत्याधुनिक तकनीकी और व्यापक रणनीतियां अपनानी होगी। तो वही अमेरिका के लॉस एंजलिस में आपात स्थिति पैदा हो गई है, जहां नेशनल गार्ड की तैनाती और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की की खबरें हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने बिना राज्य की अनुमति के लगभग 2000 नेशनल गार्ड सैनिक तैनात किए, जो पिछले 60 वर्षों में ऐसा पहला मामला है। ये कदम आईसी राइट्स के विरोध में हजारों लोगों के सड़कों पर उतरने के बीच लिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने सिटी हॉल और 101 फ्रॉब वे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस और नेशनल गार्ड ने आंसू गैस, रबर की गोलियां और पेपर बॉल्स का इस्तेमाल किया। विरोध के दौरान कई वाहन भी जलाए गए और दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। कैलिफोर्निया के गवर्नर गोविन न्यूसम और लॉस एंजलिस के मेयर करेन बास ने इस चुनौती को निंदा की तरफ से लिया और इसे राज्य की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। इसके अलावा डिफेंस सेक्रेटरी पीट हैंगसेथ ने महीना चाबी मॉरिस को तैयार रखने की बात कही है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हाशिए पर पड़े समुदायों के छात्रों की समस्याओं को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने छात्रावासों की खराब स्थिति और छात्रवृत्ति समय पर न मिलने की बात उठाई है। राहुल गांधी ने कहा कि इन समुदायों के छात्र शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन छात्रावासों की कमजोर व्यवस्थाएं और आर्थिक सहायता में देरी उनकी प्रगति में बाधक बन रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि छात्रावासों की स्थिति से सुधार किया जाए और छात्रवृत्तियों का वितरण सही तरीके से सुनिश्चित किया जाए, ताकि छात्र बिना किसी परेशानी के अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सके। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकार को समान अवसर और बेहतर सुविधाएं प्रदान कर शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक बदलाव लाना चाहिए। वहीं कर्नाटक के कलबुर्गी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो भी किया है वो केवल पूर्व की सरकारों द्वारा किए गए कामों का उद्घाटन भर है। खड़गे ने बीजेपी की आदतों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे खुद कोई नया काम नहीं करते, बल्कि दूसरों के कार्यों का श्रेय लेते हैं। उन्होंने जातिगत जनगणना की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से लोगों को गलत तरीके से ओबीसी से जोड़ा गया है। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकतंत्र के प्रति दावों पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि मोदी हमेशा लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन अपने दोनों कार्यकालों में उन्होंने उपसभापति के पद को खाली रखा है।
जो आजादी के बाद किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में संविधान के तहत ही सरकार चलती है और इसे नजरअंदाज करना गलत है। खड़गे का ये बयान बीजेपी सरकार की आलोचना और उसकी नीतियों पर सवाल उठाने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा और संवैधानिक नियमों का पालन हर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष का ये हमला आगामी चुनावों में बीजेपी के खिलाफ सत्ताधारियों की जवाबदेही को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वाले ही याद नहीं करते मेरे को, तो दूसरों का तो छोड़िए, देश का काम तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। हमने जो किया था उसको हमने आगे बढ़ा के इनॉग्रेट किया है, तो ये उनका आदत है कि जो हम तैयार करते हैं हर एजेंडा बताना, तो बताने दो। ಸರ್ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಪರ್ಯಟನದ जाति जनगणना कास्ट सेंसस रिपीट शुरू होगा क्या सर? नहीं, देखिए चंद चीजें ऐसे हैं उसमें से कि जो क्राइटेरिया पहले हमारे सिद्धरामैया के सरकार ने बनाई है, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, बहुत से क्राइटेरिया, वो तो रहेगा बेसिक। उसके साथ जो छूटा हुआ कोई अगर एकादा ये है तो वो ऐड कर देंगे, लेकिन सेंसस इसलिए करना, रीसर्वे इसलिए करना पड़ रहा है, वो 10 साल का है। तो 10 साल में बहुत से लोग एसटी में आ गए हैं, एससी में आ गए हैं, और बहुत से लोग इवन ओबीसी, सॉरी एससी एसटी का तो अलग हो गया, ओबीसी में आ गए हैं, बहुत से लोगों को जोड़ा गया है। अब कौन से कम्युनिटी के कहाँ आ गए हैं वो सब देखकर सर्वे करना है। वाले ही याद नहीं करते मेरे को, तो दूसरों का तो छोड़िए। नई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को मंत्री परवेश वर्मा के साथ बाढ़ नियंत्रण उपायों पर एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मानसून से पहले राजधानी में जलभराव की समस्या, नालों की सफाई, ड्रेनेज सिस्टम की मजबूती और आपातकालीन सेवाओं की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे समयबद्ध तरीके से काम करें ताकि मानसून के दौरान जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को मिलकर के काम करना होगा और प्रत्येक समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना होगा। मंत्री परवेश वर्मा ने भी संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे बाढ़ की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित होगी और नागरिकों की सुरक्षा बनी रहेगी। बैठक में जलभराव को रोकने और जल निकासी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए ठोस कदम उठाने पर सहमति बनी। कालका जी के भूमिहीन कैंप में तोड़फोड़ अभियान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था कि एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, लेकिन आज सुबह 5 बजे से बुलडोजर चल रही हैं और गरीब लोगों को जबरन उनके घरों से बाहर निकाला जा रहा है, उन्हें लाठियों से भी पीटा जा रहा है। आतिशी ने आरोप लगाया कि रेखा गुप्ता का यह दावा है कि कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हो रही है, पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि कोर्ट का दरवाजा कौन खटखटाया, ये बीजेपी और डीडीए ही थे जिन्होंने कोर्ट से तोड़फोड़ की मंजूरी मांगी। गरीब लोग जब कोर्ट गए तो बीजेपी और डीडीए उनके खिलाफ हो गए। बीजेपी की यह कार्रवाई साफ तौर पर गरीब विरोधी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से गरीबों के अधिकारों का हनन होता है और ये सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है। 3 दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा था, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा कि दिल्ली में एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, एक भी झुग्गी को छुआ नहीं जाएगा। और आज आप देखिए आपके सामने सुबह 5 बजे से बुलडोजर चल रहा है, डंडे मार मार के लोगों को निकाला जा रहा है। रेखा गुप्ता जी कहती हैं कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर कौन लेके आया है? कोर्ट का ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी की डीडीए और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार लेके आई है। ये गरीब लोग कोर्ट गए
और भाजपा की डीडीए, भाजपा की दिल्ली सरकार, भाजपा की डूसिप ने वहां खड़ा होकर इन गरीबों का विरोध किया, कहा कि हम इन्हें घर नहीं देंगे और कोर्ट को कहा कि इनकी झुग्गी तोड़ दी जाए। तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता श्री जगन्नाथ मंदिर से आज महाप्रभु की देव स्नान पूर्णिमा का पावन अवसर मनाया गया है। इस शुभ अवसर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि देव स्नान पूर्णिमा का ये त्योहार भगवान जगन्नाथ की पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है, जो श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने बताया कि देव स्नान पूर्णिमा के बाद मंदिर में पहांडी विजय और मंगल आरती समारोह का आयोजन किया गया है, जो धार्मिक अनुष्ठानों की श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बार रथ यात्रा की जल्द ही प्रारंभ होने वाली है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों पर आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ेंगे। महाजन ने अपने संदेश में कहा है कि वे ओडिशा के सभी नागरिकों की खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु की देवस्नान पूर्णिमा है और इसके साथ आज उनका जो पहांडी विजय कार्यक्रम था, उनके बाद जो मंगल आरती और जो कार्यक्रम हुआ, मेरे को बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाप्रभु जगन्नाथ की दर्शन हुआ और निश्चित रूप से सारा विश्ववासी का कैसे बहुत भलाई हो और सबका कल्याण हो, इसी आधार पर अगले दिन में जो रथ यात्रा भी शुरू होने वाला है। बहुत लोग आएंगे महाप्रभु के दर्शन करने के लिए रथ यात्रा के अवसर पर, और अच्छा से रथ यात्रा संपन्न हो और उड़ीसा लोगों की कल्याण हो, मंगल हो, इसी आधार पर मैंने महाप्रभु। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर उनके समर्थकों और राजनेताओं ने उन्हें बधाइयों का जो है अपने ट्विटर के माध्यम से देते हुए नजर आए। बधाइयों का तांता लगा दिखाई दिया। इस खास मौके पर कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी ने अपने संदेश में कहा, लालू प्रसाद यादव जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं उन्हें अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं। उन्होंने कहा कि लालू जी का राजनीतिक जीवन और जनसेवा देश के लिए प्रेरणादायक है। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए और उनके जीवन और उनके संघर्ष को याद किया। इस मौके पर उनके समर्थक और कार्यकर्ता उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए उन्होंने एकजुटता का परिचय दिया। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। मैं उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक यात्रा और उनके जनसेवा के कार्य को सराहा। उन्होंने कहा कि लालू जी ने बिहार और देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक बदलाव आए हैं, जिनका प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। इस खास मौके पर कांग्रेस के कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की बधाई दी और उनके स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना की। बिहार सहित पूरे देश में लालू प्रसाद यादव के समर्थक उनके जन्मदिन को उत्साहपूर्वक मना रहे हैं। तो पहलगाम की बेसरण घाटी में 1 महीने पहले कत्लेआम मचा। आतंकियों ने बेकसूर लोगों का धर्म पूछ कर परिवार वालों के सामने उन्हें गोली मारी। हालांकि भारत ने इसका बदला भी लिया। भारत ने आतंकियों के ठिकानों पर बमबारी भी की, लेकिन सीज फायर और किस तरह से ये आतंकी देश के अंदर घुस गए, इन तरह के तमाम सवाल जो है वो लोगों के मन को झकझोर रहे हैं। आज उन्हीं सवालों को लेकर के हमने ये रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट देखिए। पहलगाम हमले को 1 महीना, उलझे कई सवालों के जवाब। पहला सवाल, क्या एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहले ही पाकिस्तान को दे दी थी? तो आपको बता दें कि ये सवाल 15 मई को एस जयशंकर के एक बयान से खड़ा हुआ है। Because even at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out
and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. इस बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पूछा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि उसने हमले से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी थी कि वे आतंकवाद पर कार्रवाई करने वाले हैं। उन्हें किसने यह अधिकार दिया है? इसके चलते हमें कितने वायुसेना के विमान गंवाने पड़े? इस पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसे दूसरे तरीके से पेश किया जा रहा है कि ऑपरेशन से पहले कार्रवाई की जानकारी दी गई है। वहीं इस पर डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआत में ही पाकिस्तान के डीजीएमओ को बता दिया होगा कि वे आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने वाला है। ये कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी था ताकि पाकिस्तान इसे भारत की तरफ से पूर्ण युद्ध की शुरुआत न माने। इसलिए महज 25 मिनट में ऑपरेशन खत्म हो गया। इतने कम समय में पाकिस्तान ना तो आतंकियों को भगा सकता था और ना ही भारत के हमले रोक सकता था। अब दूसरा सवाल, क्या ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने राफेल विमान खोए? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 7 मई को देश की संसद को संबोधित करते हुए सांसदों को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों पर हमले किए थे। अपने बयान में शरीफ ने कई विरोधाभासी दावे किए, जिसमें दर्शाया गया कि कैसे पाकिस्तानी प्रतिष्ठान गलत सूचना और दुष्प्रचार की रणनीति के माध्यम से एक साहसिक मोर्चा बनाए रखने का प्रयास कर रही है। सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सेना के जनरलों की प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने देश का सम्मान बहाल किया है। उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार गिराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। इससे बड़ी अल्लाह ताला के फज़ल करम से इस मौजूद जवान को, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। वहीं 11 मई को सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राफेल गिरने पर सवाल पूछा गया तो एयर मार्शल ए.के. भारती ने ना तो इसे स्वीकार किया और ना ही इनकार किया। उन्होंने बस इतना कहा कि हमारे सारे पायलट घर सुरक्षित जा चुके हैं। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट की राय है कि किसी भी तरह के संघर्ष में नुकसान दोनों तरफ होता है, लेकिन पाकिस्तान ने सोशल मीडिया के हवाले से राफेल गिरने की बात कही है। मीडिया आज हर जगह है। अगर सच में राफेल गिरा होता तो तस्वीरें जरूर होती और चर्चा होती, जो नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इससे भी जरूरी है कि भारत अपने ऑपरेशन में कामयाब रहा, तो इसका जवाब हाँ है। वहीं कुछ ऐसे सवालों के जवाब होते हैं जिसे गोपनीय रखना जरूरी होता है, जिससे दुश्मन में एक अजीब सा संशय बना रहे। अब तीसरा सवाल, क्या ट्रंप ने भारत पाकिस्तान में सीज फायर करवाया? भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों से संघर्ष जारी था। अचानक 10 मई की शाम 5:25 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक घोषणा की। उन्होंने लिखा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका की तरफ से पूरी रात की बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान तत्काल पूरी तरह से सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। इस बयान के थोड़ी देर बाद भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर कंफर्म कर दिया। पाकिस्तान ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, लेकिन भारत की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया, जिसके बाद राजनीति हावी होने लगा। लोग अपने अपने राय बनाने लगे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका सीज फायर में तो था, लेकिन भारत ने दबाव में आकर सीज फायर नहीं किया है। ट्रंप ने केवल फोन पर बात की और सीज फायर का क्रेडिट ले गया, जबकि भारतीय विदेश
सचिव का साफ तौर पर कहना है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से भारत के डीजीएमओ को फोन आया, जिसमें गोलीबारी को रोकने के लिए गुहार लगाई गई और इसके बाद सीज फायर की गई है। अब आते हैं आखिरी सवाल पर। पहलगाम हमला करने वाले चारों आतंकियों का क्या हुआ? तो आपको बता दें कि बायसरन घाटी में हमला करने के बाद चारों आतंकी जंगल की ओर भाग गए थे। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने 24 अप्रैल को हमले में शामिल आतंकियों की पहचान कर 3 स्केच जारी किए थे और इन सभी पर 20 लाख का इनाम भी रखा गया था और आतंकियों को खोजने का संयुक्त अभियान चल रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि वे इलाका बेहद दुर्गम है। कार्रवाई के डर से आतंकी लगातार अपने ठिकाने बदल रहे हैं और उन्हें लोकल सपोर्ट भी मिल रहा है। हालांकि एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि आतंकी सीमा पार अभी तक नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनका पकड़ा जाना तय है। तो ये थे उन सवालों के जवाब जो एक महीने से आपके जहन में घूम रहे होंगे। कुछ सवालों के जवाब मिले तो कुछ को समय के साथ सुलझना है, लेकिन एक बात साफ है कि भारत आतंक के खिलाफ निर्णायक। जब देश की सीमाएं खतरे में हो और असामान्य जो है चीजें वहां पर नजर आने लगे, जैसे कि आसमान से मिसाइलें या ड्रोन हमला हो, तब सिर्फ सैनिकों का हौसला नहीं बल्कि तकनीकी भी बहुत जरूरी है। इसी तकनीकी में एक नया नाम जुड़ चुका है, S-500 का। क्या है इसकी ताकतें और भारत को इससे किस तरह से फायदा होने वाला है, जरा समझिए इस रिपोर्ट में। एयर डिफेंस सिस्टम S-500 S-400 से भी अधिक एडवांस और घातक है। बेहतर रेंज, तेज रिएक्शन टाइम और अंतरिक्ष से आने वाले खतरों को भी नष्ट करने की क्षमता से लैस। अगर भारत को आने वाले समय में S-500 की आपूर्ति होती है तो यह देश वायु रक्षा को नई ऊंचाई पर पहुंचा देगा। पाकिस्तान जैसे देशों के लिए यह एक रणनीतिक झटका होगा, क्योंकि S-500 की मौजूदगी से भारत का हवाई कवच लगभग अभेद हो जाएगा। यानी कि मतलब साफ है कि अब भारत की हवाई सुरक्षा और मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। रूस से मिले अत्याधुनिक S-400 ट्रायम्फ सिस्टम की तैनाती के बाद अब भारत की नजर उससे भी एक कदम आगे की तकनीक पर है, S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दरअसल रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया मास्को यात्रा के दौरान इस नई पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दोबारा रखा। अगर यह समझौता होता है तो भारत न केवल अपनी सीमाओं को और सुरक्षित कर सकेगा, बल्कि अत्याधुनिक रक्षा तकनीक के निर्माण में भी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएगा। हाल ही में भारत पर हमले की कोशिश। 7 मई 2025 की सुबह भारत ने पाकिस्तान और पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 ठिकानों पर सर्जिकल हमले किए। इसके जवाब में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइल के जरिए भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश हुई, लेकिन ये हमले S-400 ट्रायम्फ और एकीकृत काउंटर UAS सिस्टम की वजह से सफल नहीं हो पाए। S-400 ट्रायम्फ दुश्मन के लिए सुदर्शन चक्र। S-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा विकसित एक मोबाइल सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे साल 2007 में रूस ने पहली बार अपनी सेना में शामिल किया था। यह प्रणाली विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हवाई खतरों को 400 किलोमीटर दूर से पहचान सकती है और उन्हें मार गिरा सकती है। भारत ने इस प्रणाली को सुदर्शन चक्र नाम दिया, जो अपने आप में एक संकेत है कि यह कितनी घातक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रदान करती है। भारत और रूस के बीच हुआ था बड़ा सौदा। भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस से $5.43 अरब की लागत से 5 S-400 रेजिमेंट खरीदने का समझौता किया था। अब तक 3 रेजिमेंट भारत को मिल चुकी है और 2026 तक आने की उम्मीद है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इसमें कुछ देरी हुई। पहला स्क्वाड्रन 2021 में भारत पहुंचा था। ये आदमपुर और हलवारा एयरबेस पर तैनात है। एक स्क्वाड्रन में 2 बैटरियां होती है। एक बैटरी में 8 लॉन्चर वाहन यानी TEL, 2 रडार और 1 कमांड पोस्ट होता है। कैसे करता है S-400 काम?
यह सिस्टम बेहद तेज और सटीक है। इसे तैनात करने में केवल 5 मिनट लगते हैं। एक साथ यह 300 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 36 को एक साथ निशाना भी बना सकता है। S-400 4 तरह की मिसाइलें इस्तेमाल करता है। 40N6E 400 किलोमीटर रेंज, 48N6E3 250 किलोमीटर रेंज, 9M96E2 120 किलोमीटर रेंज, 9M96E 40 किलोमीटर रेंज। यानी इन मिसाइलों की मदद से यह सिस्टम अलग अलग दूरी और ऊंचाई से आने वाले खतरों को ढूंढता है और खत्म करता है। क्यों है S-400 इतना जरूरी? दुश्मन के विमान या ड्रोन को पहले ही करता है ट्रैक, अत्यधिक ऊंचाई और लंबी दूरी से भी कर सकता है हमला। इलेक्ट्रॉनिक जामिंग यानी GPS ब्लॉक करना इससे प्रभावित नहीं होता। एक ही समय में कई खतरों से निपट सकता है, किसी भी दिशा से आने वाले हमले को रोक सकता है। भारत ने इस सिस्टम को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों में तैनात किया है, जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर। पश्चिम बंगाल में स्थित यह इलाका भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों को जोड़ता है और चीन बांग्लादेश की गतिविधियों के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। साथ ही पंजाब का सीमावर्ती इलाका पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ तैनाती की गई है। बताते चले कि रूस फिलहाल अपने नए S-500 वायु रक्षा सिस्टम पर काम कर रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2024 में रूस यात्रा के दौरान रूस ने इस 500 को भारत के साथ मिलकर बनाने का प्रस्ताव फिर से रखा। अब अगर यह समझौता होता है तो भारत दुनिया की सबसे आधुनिक वायु रक्षा तकनीक विकसित करने वाले देशों में शामिल हो जाएगा। एयर डिफेंस सिस्टम S-500। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।